नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 9। अब से पहले हम 8 मॉक टेस्ट हैं वो कर चुके हैं और ये जो सभी मॉक टेस्ट हैं ये सभी जो हरियाणा जीके का करंट सिलेबस है जो सीईटी के लिए दिया है या फिर हरियाणा पुलिस के लिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और जो इनके नोट्स और पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक रहेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। तो जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 1971 में। कब हुई? 1971 में। अब आपको इससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स का पता होना चाहिए। जो हरियाणा का हाउसिंग बोर्ड है इसके लिए जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन रहेंगे? जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं वो रहेंगे श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे? श्री मनोहर लाल खट्टर। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं वो भी कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं वो भी कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। तो जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन हैं? तो ये रहेंगे त्रिलोक चंद गुप्ता। कौन रहेंगे? त्रिलोक चंद गुप्ता। और इसके अलावा आपको हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका भी पता होना चाहिए। जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं वो रहेंगे श्री राजदीप फोगाट। कौन रहेंगे? श्री राजदीप फोगाट। तो ये चारों बात इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई 1971 में। हाउसिंग मिनिस्टर रहेंगे मनोहर लाल खट्टर और जो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे त्रिलोक चंद गुप्ता और जो इसके चेयरमैन हैं वो रहेंगे राजदीप फोगाट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर है जो वो किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे साक्षी मलिक को, दीपा मलिक को या फिर पीवी सिंधु को या फिर गीता फोगाट को। तो जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है, हरियाणा इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रहेंगी दीपा मलिक। कौन रहेंगी? दीपा मलिक। जो दीपा मलिक हैं ये जो पैरा एथलेटिक्स हैं, कौन सी एथलेटिक्स हैं? पैरा एथलेटिक्स। और जो दीपा मलिक हैं ये जो पैरा ओलंपिक्स में भारत की तरफ से ऐसी पहली महिला बनी थी जिन्होंने पदक जीता था। किसमें? पैरा ओलंपिक में। अब आपको पता होना चाहिए जो दीपा मलिक है इनका संबंध कहाँ से है। तो ये जो हरियाणा के सोनीपत ज़िले का जो भैंसवाल गांव है, कहाँ से? भैंसवाल गांव सोनीपत से रहेगा दीपा मलिक का संबंध। अब यदि बात करें साक्षी मलिक की, तो जो साक्षी मलिक है ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। और जो साक्षी मलिक का संबंध रहेगा रोहतक से। कहाँ से रहेगा? रोहतक से। और ये क्या खेलती हैं? ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 62.98% या 63.98% या 64.98% या फिर 65.98%। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 65.98%। कितनी रहेगी? 65.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में जलोढ़ मैदान की सामान्य ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 200 से 220 मीटर के मध्य है या 200 से 240 मीटर के मध्य है या फिर 220 से 280 मीटर के मध्य है या फिर 220 से 240 मीटर के मध्य है। तो जो हरियाणा में जलोढ़ मैदान है इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो रहेगी 220 से 280 मीटर के बीच में। कितनी रहेगी? 220 से 280 मीटर के बीच में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
जो पंजाब विधानसभा है उसके पहले चुनाव कब हुए थे? आपके ऑप्शन रहेंगे 1937 में, 1938 में, 1939 में या फिर 1940 में। तो जो पंजाब विधानसभा है इसके जो पहले चुनाव हुए थे ये हुए थे 1937 में। कब हुए थे? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, चरखी दादरी, गुरुग्राम या फिर मेवात। तो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह थे ये थे चरखी दादरी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? चरखी दादरी के। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है चरखी दादरी के किस गांव से थे? तो ये जो चरखी दादरी का ठाणी फोगाट गांव है, कौन सा गांव है? ठाणी फोगाट गांव, उससे थे मास्टर हुकम सिंह और ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो हुकम सिंह हैं इन्हें गोपालक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गोपालक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी से रेल यात्रा कब शुरू हुई? आपके ऑप्शन है 1885 में, 1883 में या फिर 1881 में या फिर 1886 में। तो जो भिवानी में जो रेल यात्रा है वो आरंभ हुई 1886 से। कब से आरंभ हुई? 1886 से। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बागवाला तालाब का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है राव गुर्जर के पुत्र अहीर ने या राव नंदराम ने या राव तेज सिंह ने या फिर राव तुलाराम ने। तो जो बागवाला तालाब है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। ये रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। और जो रेवाड़ी की पुरानी तहसील है उसके साथ में है बागवाला तालाब, लेकिन ये अभी सूख गया है। ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा ये किया गया था राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा। और ये कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, लाट बाग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर या दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर या फिर दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर या दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो जो लाट बाग है ये स्थित है दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर। कहाँ रहेगा ये? हिसार में। कहाँ पर रहेगा? हिसार में। और जो लाट बाग है अभी इसका नाम रखा गया है, वो रखा गया है क्रांतिमान पार्क। क्या रखा गया है? क्रांतिमान पार्क। और आपको पता होना चाहिए जो लाट बाग है इसका निर्माण कब करवाया गया था और किस लिए करवाया गया था और इसे लाट बाग क्यों कहते हैं? 1857 की क्रांति के दौरान जो हांसी और हिसार के जो अंग्रेज सैनिक थे वो शहीद हुए थे या कहिए मारे गए थे, और उनमें इनका जो यहाँ का जनरल था वो भी मारा गया था। यहाँ पर एक लाट स्तंभ बनाया गया है और उसके ऊपर उनके नाम हैं वो लिखवाए गए हैं, और वो जो लाट है वो आज तक है, उसी के कारण इसे लाट बाग कहते हैं। और अभी इसका नाम रखा गया है क्रांतिमान पार्क। क्या रखा गया है? क्रांतिमान पार्क। ये रहेगा हिसार में। और दिल्ली हिसार जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर रहेगा लाट बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिरडाणा में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे SL राव, डॉक्टर उदयवीर या फिर डॉक्टर सूरजभान या फिर डॉक्टर मनमोहन कुमार। तो जो भिरडाणा है ये कहाँ पर रहेगा? ये फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर 2003-04 में उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 2003-04 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था LS राव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? LS राव के द्वारा। और जो भिरडाणा है ये हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। कौन सा स्थल माना गया है? प्राचीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या फिर नीम सिंह। तो जो भिवानी के संस्थापक थे वो थे अनंगपाल। कौन थे? अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? आपके ऑप्शन है थानेसर ने, कुरुक्षेत्र ने, करनाल ने या फिर शांतनु ने। तो जो कुरु के बाद जो धीवर कन्या से विवाह किया था वो किया था राजा शांतनु ने। किसने किया था? राजा शांतनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हरियाणा में कहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, झज्जर या फिर पानीपत। तो जो भ्रूण प्रत्यारोपण है उसकी सुविधाओं के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, ये की गई है हिसार में। कहाँ की गई है? हिसार में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली अमृतसर कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8 या NH21 या NH10। तो जो दिल्ली अमृतसर राजमार्ग रहेगा ये रहेगा NH1। जो NH1 है इसे कहते हैं दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो NH8 है ये कौन सा राजमार्ग है? ये रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली मुंबई राजमार्ग। और अभी इसे NH48 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NH48। इसके अलावा बात करें NH21 तो ये रहेगा पिंजौर और सरघाट मार्ग। कौन सा? पिंजौर और सरघाट राजमार्ग। इसके अलावा जो NH10 है, कौन सा? NH10। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो NH10 है ये है दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग है? दिल्ली फिरोजपुर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली अमृतसर मार्ग है ये NH1 रहेगा और NH10 रहेगा दिल्ली फिरोजपुर मार्ग और NH8 रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो NH2 है, NH2 को हरियाणा के बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी बनाया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो जो NH2 राजमार्ग है इसे इसकी जो सीमा है वो कहाँ तक लगती है? उत्तर प्रदेश तक। कहाँ तक लगती है? उत्तर प्रदेश तक। वहाँ तक इसे 4 मार्गी बनाया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो NH2 मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये है दिल्ली कोलकाता राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग है ये? दिल्ली कोलकाता राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सॉफ्ट स्किल योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 2002 से 2003 में या 2003-04 में या 2004-05 में या 2005-06 में। तो जो सॉफ्ट स्किल योजना है इसकी शुरुआत हुई 2005-06 में। कब की गई? 2005-06 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे विग्रहराज चतुर्थ ने या विग्रहराज द्वितीय ने या फिर जो अर्णोराज थे उन्होंने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने। तो जो 12वीं शताब्दी के अंदर जो तोमरों को पराजित किया था वो किया था अर्णोराज ने। किसने किया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मिंटो रिफॉर्म्स कौन से सन में लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1907 में, 1909 में या 1205 में या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन HSSC और जो SSC है उनके बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। जो मिंटो रिफॉर्म्स है इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो पूछ रहा है ये कब लागू हुआ? ये हुआ था लागू 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। और इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? 1906 के अंदर जो आगा खां थे उन्होंने एक अलग से मुस्लिम परिषद बनाने की मांग की थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन 1909 में जो मार्ले मिंटो थे उन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स अधिनियम है इसके तहत पहली बार जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। तो इसके अंदर ये बात याद रखना जो पहली बार जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया वो किसके तहत किया गया? मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। और ये कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए
मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे साहिबी, इंदौरी, घग्गर या फिर मारकंडा। तो जो नूह से मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये रहेगी इंदौरी नदी। कौन सी नदी रहेगी? इंदौरी नदी। यहाँ से आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन सा पूछ सकता है? देखो, एक तो ये पूछ लिया है कि मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाले, इसके अलावा पूछ सकता है अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाले। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला में ही है मेवात की पहाड़ियाँ, और ये कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, हरियाणा राज्य में अच्छे किस्म के जो बासमती चावल है वो किन जिलों में पैदा होते हैं? आपके ऑप्शन हैं करनाल और कुरुक्षेत्र में, हिसार और रेवाड़ी में, चंडीगढ़ और पंचकुला में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र की बेल्ट है उसमें सबसे अच्छे बासमती चावल होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, करनाल और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे डिमाच, चुंदड़ी, या फिर चांतारा घाघरा, या गुमटी। तो जो रेशमी ओढ़ना होता है जो विवाह के टाइम दुल्हन को चढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं डिमाच। क्या कहते हैं? डिमाच। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गुमटी किसे कहते हैं। जो गुमटी होती है ये सूती कपड़े की ओढ़नी होती है, सूती रंगीन कपड़े की ओढ़नी होती है, और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो रेशमी बूंदियाँ बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? रेशमी बूंदियाँ। इसके अलावा जो चांद तारा घाघरा है इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये खद्दर से बना होता है। किससे बना होता है? खद्दर से। और इसके ऊपर जो दूज के चांद और तारों की आकृति बनाई जाती है, और इस टाइप का होता है ये घाघरा। तो ये किससे बना होता है? खद्दर से के कपड़े से, और इसके ऊपर दूज का जो चांद और तारे की आकृति बनाई होती है। और जो गुमटी था वो क्या था? ये रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी होती है। कैसी होती है? रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी होती है। और जो चुंदड़ी होती है ये क्या होती है? ये होती है लाल पल्लों वाली जो मखमल की चुंदड़ी होती है। इसके पल्ले कैसे होते हैं? लाल। और जो बीच से ये होती है नीली रंगाई की। कैसी होती है? नीली रंगाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पेहवा, लाडवा, शाहबाद, या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में मेला लगता है ये लगता है लाडवा में। कहाँ लगता है? लाडवा में। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो महावीर जयंती है ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 25 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 25 अप्रैल को, जो अभी हाल ही में भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा भूमगत शाह है जो, उनका मेला कहाँ लगता है? किस जिले में लगता है? किसका? बाबा भूमगत ता का मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, या फिर सिरसा। तो जो बाबा भूगमता हैं इनका मेला लगता है सिरसा में। कहाँ लगता है? सिरसा में। और सिरसा का भी एक गांव है गिदड़ा वाली गांव, वहाँ पर लगता है। कहाँ पर? गिदड़ा वाली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा गुदड़ी के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? आपके ऑप्शन है भादो शुक्ल नवमी को, या फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को, या फिर पौष शुक्ल नवमी को, या फिर फाल्गुन शुक्ल नवमी को। तो जो बाबा गुदड़ी का मेला है ये लगता है भादो की शुक्ल नवमी को। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है बल्लभगढ़ में। कहाँ लगता है? बल्लभगढ़ में। और बल्लभगढ़ का भी एक गांव है। कौन सा गांव है? फतेहपुर तिग्गा गांव। कौन सा गांव है? फतेहपुर तिग्गा गांव। वहाँ पर लगता है बाबा गुदड़ी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित जंगल बेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई? किसकी? जंगल बेबलर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 1972 में, 1973 में, या फिर 1974 में, या फिर 1975 में।
तो जो जंगल बेबलर पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत की गई 1974 में। कब की गई? 1974 में। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा धारूहेड़ा में। कहाँ पर रहेगा? धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा है जो, ये किस जिले में आता है? ये आता है रेवाड़ी में। किस में आता है? रेवाड़ी में। तो जो जंगल बेबलर है ये 1974 में शुरू हुआ। कहाँ पर? धारूहेड़ा, रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से या फिर कैथल से। तो जो हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर हैं इनका संबंध रहेगा कुरुक्षेत्र से। कहाँ से रहेगा? कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए। तो जो अशोक चक्र विजेता होता है इसको दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चंडीगढ़ में 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? आपके ऑप्शन रहेंगे 17.19% या फिर 19.17% या फिर 16.19% या फिर 19.16%। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है चंडीगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रहेगी 17.19%। कितनी रहेगी? 17.19%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर नरेश अनंत के पुत्र कलश ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1081 ईस्वी में या फिर 1010 ईस्वी में या फिर 1020 ईस्वी में। तो जो कश्मीर के राजा थे अनंत, इनके पुत्र थे कलश, इन्होंने 1081 में हरियाणा पर अधिकार किया था। कब किया था? 1081 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शन रहेंगे 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1824 में या फिर 1826 में। तो जो हरियाणा में किसानों का विद्रोह है ये हुआ 1824 में। कब हुआ? 1824 में। ये रहेगा आज का मॉक टेस्ट और ये था मॉक टेस्ट नंबर 9। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इसी तरह से अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और इसके अलावा यदि आप नोट्स और PDF चाहते हो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो कोविड है उसका दोबारा से बहुत ज़्यादा जो अटैक हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और घर से कम बाहर निकलिए और घर पर बैठकर आराम से अपनी तैयारी कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।